हेलो दोस्तों, एटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पिछले वीडियो में हमने जाना रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में कि हमारे पर्यावरण में दो ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं, या तो वो भौतिक परिवर्तन होते हैं या तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। फिर हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है और एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तब हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में अकेले पदार्थ या कोई दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा और एक से अधिक या एक का भी निर्माण हो सकता है, एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तब हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे उसे। तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो रासायनिक निर्माण होंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं या रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। फिर हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक अभिकारक और एक प्रतिफल। तो अभिकारक क्या था? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते थे और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता था। और आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को। हम इसमें समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन सी चीजें होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया जब होते हैं तो क्या क्या चीज बनेगा। तो इन्हीं चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को समझने वाले हैं। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देखें, और अगर इसको देखते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। तो चलिए हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता तो यही है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा। तो पहली विशेषता इसकी यह हो गई कि रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन, अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरी विशेषताएं हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या चीजें होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक अणु के परमाणु टूटते हैं और प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया किए हैं तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। यह एक अणु है, कैल्शियम ऑक्साइड एक अणु है और जल भी एक अणु है। तो इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुई है। क्या यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड यही खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं क्या? नहीं। यहाँ सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड के जो अणु है ये कैल्शियम और ऑक्सीजन परमाणु में टूटते हैं। उसी प्रकार से जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु में टूटते हैं। फिर ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और अब प्रतिफल का निर्माण होता है।
तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक अणु के परमाणु टूटते हैं, फिर आपस में ये पुनर्संगठित होते हैं और प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक के अणु परमाणुओं में टूटते हैं, फिर वो आपस में पुनर्संगठित होकर प्रतिफल का निर्माण करते हैं। तो दूसरी विशेषता हो गई रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन का निर्माण होता है, और नए बंधन का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की यह दूसरी विशेषता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ इन दोनों पदार्थों के बीच अभिक्रिया हुई है, तो यहाँ दोनों कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों अणु हैं, ये परमाणुओं से बना है। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है, जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पहले ये परमाणुओं में टूटते हैं, फिर ये आपस में मिल करके अभिकारक अणु का निर्माण करते हैं। तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक अणु के परमाणु टूटते हैं, फिर वो आपस में जुड़ करके प्रतिफल के अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दो विशेषताएं हो गई। चलिए हम तीसरी विशेषता की ओर चलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है। गैस का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सारी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण हो, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है। तो चलिए समझते हैं कि कब गैस का निर्माण होता है। जब सोडियम धातु की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया जाता है, तब सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और भी हम एग्जांपल लेते हैं, जब जिंक धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो जिंक सल्फेट बनते हैं, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति हो, गैस का निर्माण हो। लेकिन यह हो सकता है, अगर कहीं अभिक्रिया हुई और गैस का निर्माण हुआ तो हम बिल्कुल उसे कह सकते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता यह भी है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है। तो हमने 3 रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताओं को समझ लिया है। अब हम चलते हैं अगले रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं की ओर। चौथा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। रंग में
परिवर्तन होता। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। तो जब एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब पोटेशियम परमैंगनेट, जब पोटेशियम परमैंगनेट जब पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में नींबू का रस डाला जाता है तो उसका बैंगनी रंग गायब हो जाता है। अर्थात यहाँ जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, इसका जो जलीय विलयन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और जब पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में नींबू का रस डाला जाता है तब वो बैंगनी रंग गायब हो जाता है, वो रंगहीन हो जाता है। तो यहाँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन हुआ। पोटेशियम परमैंगनेट का जलीय विलयन बैंगनी रंग का था और जैसे ही उसमें नींबू का रस डाला गया तो वहां रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई और रंग में परिवर्तन हुआ। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसके फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होते हैं, लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने पहला रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताओं को समझा कि रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन का निर्माण होता है। फिर तीसरी विशेषताओं को हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है। चौथी जो विशेषताएं थी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। अब यहाँ हम इस तरह से होता है नहीं, हो सकता है लिख सकते हैं, क्योंकि सभी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब हम अगली विशेषताओं की ओर चलते हैं। तो पांचवी विशेषता रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। अब ये अवक्षेप क्या होता है? तो जब दो पदार्थ के जलीय विलयन की अभिक्रिया आपस में कराई जाती है और उस विलयन से कोई ठोस पदार्थ अलग होता है तो वह ठोस पदार्थ ही अवक्षेप कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक पदार्थ का जलीय विलयन है ना, और एक पदार्थ का और जलीय विलयन इधर है, और दोनों को ला करके हमने क्या किया, एक बड़े कंटेनर में दोनों को डाल दिया और रासायनिक अभिक्रिया हुई और इसमें से कुछ ठोस पदार्थ नीचे बना, तो यह ठोस पदार्थ ही अवक्षेप कहलाता है। तो जब दो पदार्थ के जलीय विलयन की अभिक्रिया आपस में कराई जाती है और विलयन से कोई ठोस पदार्थ अलग हो जाते हैं तो इस ठोस पदार्थ को ही अवक्षेप कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हैं जब जलीय माध्यम में होता है तो उस जल में ठोस पदार्थ नीचे पैंदे में जमा हो जाते हैं। तो चलिए हम उसके एग्जाम्पल को समझते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का यह भी दोनों जलीय अवस्था में, दोनों ही जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड का भी जलीय विलयन है और सोडियम
सिल्वर नाइट्रेट भी है जलीय अवस्था में, और दोनों को जब आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट का निर्माण। तो यहां जो सिल्वर क्लोराइड है यही अवक्षेप है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। तो इनकी यह भी विशेषता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। चलिए हम अगली विशेषता की ओर चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप और कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो छठा विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया हैं जब होती है तो साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड, जो घर में जब घर की पुताई होती है तो चूना लाया जाता है, वही चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, और जब इसको जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न हो यह जरूरी नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल के साथ कराया गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना ही, साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हुआ, ऊष्मा भी उत्पन्न हुए। तो यह छठी विशेषता थी। अगले विशेषता की ओर चलते हैं। सातवीं विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन होता है। तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है जिसके फलस्वरूप ताप में परिवर्तन ना हो। अर्थात जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है सब में ताप में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन कहने का अर्थ है कि अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है कहने का मतलब है कि अभिकारक ठंडा था और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये गर्म हो गया, या अभिकारक गर्म था और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ठंडा हो गया। मतलब यहां ताप में परिवर्तन हुआ है। अभिकारक ठंडा था तो गर्म हो गया, या गर्म था अभिकारक तो वो प्रतिफल ठंडा बना है। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन निश्चित रूप से होते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। एक रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ताप में परिवर्तन निश्चित रूप से होंगे। एक रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ताप निश्चित रूप से परिवर्तन होंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की सातवीं विशेषता थी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होगा। हर एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होगा। ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया है ही नहीं जिसमें ताप में परिवर्तन ना हो। चलिए हम अगली विशेषता की ओर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के
फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में अभिक्रिया किए और बना जल का निर्माण हुआ। तो यहाँ ये दोनों गैस हैं, जबकि यहाँ की अवस्था जो है एक द्रव अवस्था है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया के 8 विशेषताओं को जाना। पहली विशेषता थी रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर हमने दूसरा जाना कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पुराने बंधन टूटते हैं, अर्थात अभिकारक के परमाणु टूटते हैं और वो फिर आपस में अभिक्रिया करके प्रतिफल के अणुओं का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। फिर हमने जाना रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का भी निर्माण होता है और हर एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। और अंतिम हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अवस्था में परिवर्तन हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में था, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में था, लेकिन जब जल का निर्माण हुआ है तो जल एक द्रव की अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं थी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आपको नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या है? केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। तो अभिकारक और प्रतिफल को संकेतों और सूत्रों की सहायता से, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ प्रतिफल को रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्र के द्वारा संक्षिप्त में निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए इसको लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ प्रतिफल को रासायनिक संकेत एवं सूत्रों या अनुसूत्रों, सूत्र और अनुसूत्र एक ही होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ प्रतिफल को रासायनिक संकेत एवं सूत्रों या अनुसूत्रों की सहायता से
की सहायता से संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण है। ये रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ प्रतिफल को रासायनिक संकेत और सूत्रों की सहायता से निरूपण करना ही, शॉर्टकट में लिखना ही क्या है, रासायनिक समीकरण है। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया किया और यहां बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है। तो इसको जो रासायनिक संकेत, यहाँ जो कार्बन है यह एक रासायनिक संकेत है। तत्वों का निरूपण रासायनिक संकेत से किए जाते हैं, रासायनिक संकेत के द्वारा किया जाता है। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट केमिकल सिंबल के द्वारा किए जाते हैं और अणुओं को रासायनिक सूत्र के द्वारा। तो तत्वों को केमिकल सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और मॉलिक्यूल्स, अणुओं को केमिकल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ कार्बन जो है एक तत्व है, यहाँ रासायनिक संकेत के द्वारा इसको निरूपित किया गया है। और ऑक्सीजन गैस 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने हैं, तो यह एक अणु है, यह एक रासायनिक सूत्र है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, यह भी एक रासायनिक सूत्र है। तो अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन गैस ये अभिकारक है और प्रतिफल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इनको रासायनिक सूत्र और रासायनिक संकेत के माध्यम से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाया, तो यह भी रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्र के द्वारा ही निरूपण किया गया, यह भी एक रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्र के द्वारा संक्षिप्त में निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण है। अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक होते हैं और प्रतिफल है। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल के सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, तब ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ प्रतिफल के सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या अगर समान है, तब हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसकी डिफिनेशन क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ
के स्वरूप बनने वाले पदार्थ के सभी प्रकार के परमाणुओं संख्या समान हो तो वैसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहा तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के हर एक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो, तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ के सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो वैसा समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ पर इसी को एग्जाम्पल ले लें कि कार्बन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किया और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो अभिकारक यहाँ कार्बन कितने हैं, तो इनकी परमाणु की संख्या 1 है। तो कार्बन परमाणु की संख्या अभिकारक में भी 1 है और प्रतिफल में भी 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अभिकारक में भी 2 है और प्रतिफल पे भी 2 है। इस प्रकार से यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब चलते हैं दूसरे असंतुलित रासायनिक समीकरण। इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। दूसरा जो प्रकार था रासायनिक समीकरण के, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन जल का निर्माण किया। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करके जल का यहाँ निर्माण हुआ है। तो क्या दोनों तरफ सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है? हम अभिकारक और प्रतिफल में हम तुलना करते हैं, तो यहाँ अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, प्रतिफल में भी परमाणु की संख्या हाइड्रोजन की 2 है। ऑक्सीजन का अभिकारक में 2 परमाणु है, लेकिन प्रतिफल में 1 ही है।
तो यहाँ तो सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हुई है, तो यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और रासायनिक समीकरण अगर असंतुलित है तो उसे संतुलित कर लिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का निर्माण ना तो होता है और ना तो उसका बर्बाद होता है। तो हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, 9th क्लास में पढ़े हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका नाश किया जा सकता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती है, कोई स्पेशल मेथड या कोई विधि नहीं होती है, इसको अनुमान के आधार पर संतुलित कर लिया जाता है। जैसे इसी को हम किए, तो यहाँ इस तरह से लिख देंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि अभिकारक में परमाणु की संख्या ऑक्सीजन की 2 है, जबकि प्रतिफल में 1 ही है। तो यहाँ तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं हुआ। अगर इसका हम परमाणु संख्या देखें, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो दोनों इसका हो गया 2 AMU, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूना 32 AMU, तो इधर टोटल 32 तो कितना हो गया 34 AMU एटॉमिक मास यूनिट, जबकि इधर ऑक्सीजन का 16 और 2 18 AMU है। क्या ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हुआ? नहीं। तो इसीलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है, क्योंकि असंतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। और डाल्टन ने कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना तो नाश किया जाता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि जो होती है वो होती है अनुमान विधि, जिसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए इसको अगर हम संतुलित करना चाहें तो H2 + O2, तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 है, तो इधर हम आगे 2 गुना करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो इधर आगे 2 लगा देंगे तो ये भी 4 हो गए। इस तरह से अनुमान के आधार पर असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो अब आगे हम समझेंगे रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है, क्या क्या जानकारियां नहीं मिलती है, और उसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, और सबको उसको बारी बारी से अच्छे तरीके से समझेंगे।